नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। और आज जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक लड़का है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। तो ये एक्चुअली इसमें ना डाउट जो है, स्पेशली एक डाउट है जो हमारे चिंटू जी हैं, उन्होंने पूछा हमसे। और चिंटू जी जो है वो, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। इन्होंने बहुत ही दूर से भेजा है, ये हमारे अमेरिका के बरेली शहर से इन्होंने अपना डाउट भेजा है। कहां से? अमेरिका के बरेली शहर से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका क्वेश्चन है। ये शायद मेरे और केशव सर की वीडियो देखते हैं साथ में, तो इन्होंने क्या किया है, साइंस को एपी के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है जो इसी में है हमारा शायद 25th या फिर 26th क्वेश्चन है। तो बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और चिंटू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको कमेंट से बधाई दीजिए कि इन्होंने ऐसा अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछा है। और चिंटू जी आप कमेंट से मैं जरूर बताइए कि आपका डाउट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक चीज की गारंटी हमारी तरफ से पूरी होगी कि आपका डाउट, आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आप खुद बोलोगे यार ये मेरा डाउट था। मतलब इस तरीके से आपके डाउट का खात्मा होगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए इसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए फिर, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V respectively, which of the following is correct? तो इसमें बेसिकली प्रिज्म की बात हो रही है। तो हम सबको पता है कि जो प्रिज्म होता है वो ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है, राइट। और इसमें से अगर हम रे पास करें तो ये क्या होगी, मेरी विबग्योर फॉर्म करता है ना, बहुत सारी विबग्योर फॉर्म होती है। तो यहां से रेड वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ऐसा विबग्योर फॉर्म होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। हमने भेजी तो व्हाइट लाइट थी, लेकिन ये जो व्हाइट लाइट थी ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई। इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब एक लाइट हमने भेजी और वो 7 कलर्स में डिवाइड होके हमारे सामने आई, है ना। तो इसी को कहते हैं विबग्योर या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब जो कलर्स फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं विबग्योर, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। तो चलो भैया चिंटू जी, आपके डाउट्स आने वाले, बहुत ही जल्दी बने रहिएगा आप, और बहुत ही मजा आने वाला है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी कि विबग्योर क्या होता है मेरा। तो इसी में उन जो क्वेश्चन में मेरा पूछ रखा था, इसमें पूछा था कि अगर मेरा प्रिज्म है ये, तो मैं किस तरीके से लाइट को भेजूं। सॉरी, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। तो इसमें जैसे कि 2 कलर्स की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे 2 कलर्स की बात हो रही है, रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट। अब देखो होता क्या है ना कि जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मेरी ज्यादा होती है। मतलब कि जैसे ये मेरी रेड लाइट की वेव है, ये मेरी वेव ऐसी जा रही है रेड लाइट की, ठीक है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब कि ये जो गैप है, ये जो गैप है, वेवलेंथ को हम लैम्डा करके बताते हैं। या आप अभी नहीं, 11th में अगर साइंस लोगे तो तब आपको पता चलेगा। तो बेसिकली वेवलेंथ का मतलब होता है कि ये जो एक वेव है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है वायलेट लाइट से। अगर मैं वायलेट लाइट की बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से रहती है वेवलेंथ उसकी, है ना। तो ये डिस्टेंस मेरा कम है और ये डिस्टेंस मेरा ज्यादा है ना। ये क्या है, मेरा रेड लाइट की वेवलेंथ, और ये है मेरी वायलेट लाइट की वेवलेंथ। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी है, मेरी कम है, मतलब ज्यादा है ना। ये डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। और वायलेट लाइट की मेरी कम है वेवलेंथ। तो चिंटू जी, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। भले ही आपके डाउट्स अभी आए नहीं है, अभी आएंगे तो बहुत ही जल्द हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली वेवलेंथ कहने का मतलब यही होता है मेरा कि एक वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना ज्यादा है या फिर कितना है, ठीक है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा रहती है और वायलेट लाइट की मेरी कम रहती है। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हुई तो उतना ही कम बेंड करेगी, उतना ही कम मुड़ेगी, उतना ही कम बेंड करेगी।
और जितना कम वेवलेंथ हुआ किसी लाइट का उतना ज्यादा बेंड करेगी। तो इससे मेरा ये कॉन्क्लूजन निकल के आता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो कम बेंड करेगी। और जो आर था मेरा वो क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट की जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थी वो मेरी आर थी, है ना, और वायलेट लाइट की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरी वी थी। तो सिंपली हमें ये निकल के आ रहा है कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट है वो कम होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट लाइट है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी क्योंकि जो वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, छोटी है, इसलिए। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। इस चीज को ध्यान रखना। इसको लिख देता हूं मैं अच्छे से, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई किसी की, जैसे यहां पे वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट ज्यादा है, जिसका मतलब ये बेंड कम करेगी। बेंड क्या है, इसकी बेंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, एरो से बता दिया है। और सेम अगर वेवलेंथ होगी किसकी, वायलेट लाइट की मेरी, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो ये बेंडिंग ज्यादा करेगी, मतलब ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बेसिकली ये मतलब है। जैसे यहाँ पे अगर मेरा प्रिज्म हुआ, तो जैसे हमें पता है ना कि अगर यहां से लाइट जाती है तो ये होता है मेरा विबग्योर, है ना, और यहां से मैं खींचता हूं नॉर्मल। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। और ये मेरी क्या है, व्हाइट लाइट। और ये मेरा विबग्योर है। और जब विबग्योर में ये वाली लाइट होती है, ये मेरी होती है रेड लाइट, सबसे ऊपर वाली। उसके बाद यहाँ पे आता है वायलेट। तो आप देख सकते हो कि जो रेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या है, कम है मेरा। और वहीं पे नॉर्मल और वायलेट लाइट के बीच का जो एंगल है वो कितना ज्यादा है मेरा, देख सकते हो आप, है ना। अब आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी, है ना। आपने प्रिज्म का डायग्राम ऐसे ही देखा होगा। इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट, राइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कि अगर व्हाइट लाइट भेजी तो वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमने तो एक कलर की लाइट भेजी, लेकिन प्रिज्म के मेरे प्रिज्म के बाहर आने के बाद वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, 7 कलर में डिस्पर्स हो गई, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली यही मतलब है मेरे कहने का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की कहने का। ठीक है, और विबग्योर हमें पता ही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और उसके बाद रेड मेरा आता है। तो ये भी आपको समझ में आया कि एंगल इसमें कम है मेरा एंगल, और जो वायलेट वाला है उसमें ज्यादा एंगल है। मतलब जो वायलेट लाइट है वो ज्यादा एंगल से बेंड होके चली गई, ऐसे आई, ऐसे हुई, फिर इतने ज्यादा एंगल से बेंड होगी। देखो ना, ये एंगल ज्यादा है नॉर्मल से। और जो रेड लाइट, ये मेरी रेड लाइट है, रेड लाइट और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल कम है मेरा। ठीक है, तो ये सिंपली कहने का मतलब था मेरा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। और मेरा आंसर क्या है, डी। रेड लाइट का एंगल कम है और वायलेट लाइट का ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मेरा 22। तो 22 में हमें कुछ ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो कॉनकेव मिरर आप सबको पता ही होगा, कॉनकेव मिरर मेरा क्या होता है। एक बार कमेंट्स में बता दीजिए कॉनकेव मिरर क्या होता है ना। हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे। तो कॉनकेव मिरर मेरा और कुछ नहीं होता, मतलब बहुत कुछ होता है, वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा पूछा क्या है, पहले देख लेते हैं। एग्जामाइन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर जो होता है मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है ना। अगर इस पे लाइट आएगी तो ये क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी रेस को, है ना। कन्वर्ज हो रही है रेस, लाइट ऐसे आई
लेकिन इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है, एक जगह साथ में जुड़ रही है ना, एक जगह साथ में आके कन्वर्ज हो रही है रेस, तो इसी को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग ऑफ रेस। तो यहाँ पे मैं पूछा क्या, एग्जामाइन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है। और इसमें एक और चीज बोली है कि 1 स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये देखो, ये बॉक्स, ये मेरा दूसरा बॉक्स, ये मेरा तीसरा बॉक्स, ये मेरा चौथा बॉक्स, ये मेरा पांचवा बॉक्स, ये मेरा छठा बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एंड ये 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें कि ऑब्जेक्ट मेरा मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कहां पे, सी पे है। सी मतलब मेरा सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव मिरर का जो सेंटर बनेगा वो क्या है मेरा, सी, ठीक है। स्पेरिकल मिरर, उसको हमने काट दिया तो ये आ गया मेरा बीच में से सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी हाफ पार्ट को मैंने बोल दिया कॉनकेव मिरर, जो कि एज इट इज उठा के मैंने यहां पे रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा, जो यू है वो क्या है मेरा, 6 सेंटीमीटर। और हम नेगेटिव में लेते हैं तो ये मेरा -6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। द मिरर, तो बेसिकली दो चीजों की बात हो रही है मेरी यहाँ पे, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। फोकल लेंथ हम सबको पता है, ये जो एफ है, एफ और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मेरा फोकल लेंथ, मतलब फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से पोल तक की लेंथ, वो हो गई मेरी फोकल लेंथ। तो देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है, 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर का मेरा डिस्टेंस है फोकल लेंथ का, ठीक है। फोकल लेंथ का मेरा कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 सेंटीमीटर वाले कौन से हैं। तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर वाले दो निकल के आ रहे हैं, और दोनों कैसे, नेगेटिव में, ऑब्वियसली नेगेटिव में ही होगा, है ना। फोकस कहाँ है, मिरर के लेफ्ट साइड में है, मिरर के लेफ्ट साइड में है। और यहां से हम इधर की तरफ जाते हैं तो मेरा साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है ना, नेगेटिव होता है मेरा। और 1 2 3 तो -3, बिल्कुल सही है, इन दोनों में ही -3 दे रखा है मेरा फोकल लेंथ। अब मेन बात आती है मेरी मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा, m = -v अपॉन में u, ठीक है। v जो है मेरा मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, और u जो होता है मेरा मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, यही मेरा ऑब्जेक्ट भी है और यही मेरा इमेज भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसी हो गई मेरी, सेम हो गई। तो इसको अगर पुट करके देख लेते हैं, तो देख लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मेरा 6 है, कैसा है, -6। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या, वैसे सेम ही होगा। अरे अरे अरे, कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो पहले इमेज को पहले ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो u जो होता है मेरा ऑब्जेक्ट, मिरर से कितनी दूर पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो 6 सेंटीमीटर मेरा दूर है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया -6 यहाँ पे, और ऊपर माइनस का पहले से ही है। और v देख लेते हैं, v होता है मेरा मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, और मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, वो भी 6 है। और कैसा 6 है मेरा, -6 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा -6 आ जाएगा। तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन में -6, तो ये आ जाएगा मेरा -1। मैग्निफिकेशन मेरी कितनी आई, -1। और वो ऑप्शन कौन सा है मेरा, फोकल लेंथ -3, मैग्निफिकेशन मेरी -1। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि इतनी लंबे टाइम हमें नहीं लेना, ठीक है। ये तो बहुत ही मैं
क्लैरिटी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे बहाना है ना, इसको सॉल्व करना मेरा एक बहाना है ताकि मैं आपको चीजें बता पाऊं अच्छे से। एक एक चीज बता रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है ना, मैग्निफिकेशन मेरी क्या होती है कि मेरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी फॉर्म हुई है या फिर कितनी छोटी फॉर्म हुई है, वो होती है मेरी मैग्निफिकेशन। इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव दे रखी है, मैग्निफिकेशन मेरी नेगेटिव दे रखी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है और सी पे फॉर्म हुई, सी पे मेरा ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा है, लेकिन जो इमेज है यहाँ पे वो मेरी छोटी आई है। छोटी भले ही आई है, हाइट में छोटी है, लेकिन वो सी पे ही फॉर्म हुई है मेरी इमेज। -1 का मेरा ये मतलब है। देख रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी 6 है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस वो भी 6 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो भी 6 है मेरी। तो इसका मतलब दोनों यहीं पे ही फॉर्म हुई है, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे और इमेज भी सी पे है मेरी। और -1 मेरी मैग्निफिकेशन आई है, मतलब कि जो इमेज की जो हाइट है वो मेरी छोटी आई है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज शायद इतनी छोटी आई होगी। -1 का मेरा ये मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, कि कितना डिफरेंस है मेरा हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के बीच। तो चलिए अब चलते हैं हम 23rd पे। हमारा 23rd है ये कुछ इस तरीके से कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो ये मेरा जो एक ग्लास स्लैब दे रखा है हेमिस्फेरिकल, ये बोलते हैं हम हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं हम आधा स्फेयर। फुल स्फेयर ऐसा होता है और उसको मैं हाफ डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है मेरा हेमिस्फेयर, ये जो आधा वाला है, ये जो आधा वाला है। ठीक है, और ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन 3D में सर्कल को अगर आप 3D में देखोगे तो वो हो जाता है मेरा स्फेयर, है ना। जैसा बॉल हो गया, क्रिकेट वाली बॉल हो गई या फिर वॉलीबॉल हो गई, वो सारी क्या है, स्फेरिकल बॉल्स है मेरी। तो उसी टाइप के शेप को हम स्फेयर बोलते हैं, और उसको आधा कट कर दो तो वो हो जाती है मेरी हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक ग्लास है, हेमिस्फेरिकल ग्लास, और इसमें से मेरी एयर जा रही है। तो एयर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है, लेकिन इसमें पूछा क्या है मेरा। अब यहाँ पे एक और चीज देखोगे कि ये सीधी ही जा रही है ना, सीधी जा रही है एकदम। एयर से ग्लास में कैसी जा रही है, सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है मेरी। और इसमें पूछा है कि मैंने द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट O, इस पॉइंट की बात हो रही है, O पॉइंट की, ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो देखो यहाँ पे सिंपली आपको 0 डिग्री दिखेगा। क्यों दिखेगा, एंगल हम कहां से मेजर करते हैं, ये मेरी नॉर्मल है। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल है। अब ये इसको इमेजिन करने की कोशिश करना, नॉर्मल से ही, जैसा नॉर्मल है उसी के ही डायरेक्शन में मेरी जो लाइट है वो जा रही है, उसी के डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही मेरी लाइट जा रही है। अब देखो नॉर्मल से लाइट का जो एंगल है वो कितना हो गया मेरा, 0 हो गया ऑब्वियसली, है ना, 0 ही हो गया। कोई एक चीज दूसरे चीज के ऊपर ओवरलैप हो जाती है या फिर उसी डायरेक्शन में चल जाती है तो मेरा एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बिल्कुल, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए इसी के साथ फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे और थोड़े प्रिज्म आ जाते हैं। तो चिंटू जी आपका डाउट आ गया अब, जो कि है मेरा 24th। तो चलिए इसी के साथ फिर आपके डाउट सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे कि चिंटू जी का डाउट है तो मैं उनको, ये हमारा चिंटू क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है, अब प्रिज्म ABC विथ बेस BC एज बेस। तो ये जो BC है ये मेरा बेस है हर बार यहाँ पे। तो इसमें पूछा है इस प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, कि हर बार मेरा जो प्रिज्म है वो अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग एंगल पे मेरा रख रखा है इसने। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इस इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। तो ये जो लाइट आ रही है ये मेरी क्या है, व्हाइट लाइट है।
ये सारी मेरी व्हाइट लाइट है। as shown in the below figure, बिल्कुल। in which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum responds to the color of the sky। तो इसमें बेसिकली पूछा है जो प्रिज्म होता है, हमें सबको पता है कि जो प्रिज्म है अगर ऐसा सीधे में है और मेरी लाइट जा रही है, जैसे इस केस में ये मेरी व्हाइट लाइट गई, तो बेसिकली विबग्योर फॉर्म होता है मेरा। ये मेरा रेड हो गया और ये मेरा वायलेट हो गया। यहाँ पे थोड़े और कलर्स क्योंकि इसमें जरूरत है हमारी। ओ येलो विबग्योर, जी बाकी की जरूरत नहीं हमें। तो बेसिकली इसमें पूछा है कि द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है जो कलर ऑफ द स्काई होता है वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा ब्लू। क्या होता है मेरा ब्लू। तो यहाँ पे थोड़े से और कलर की जरूरत है हमें, VIB। तो इसकी बात पूछ रहा है मेरे को, मतलब वो पूछ रहा है कि मैं व्हाइट लाइट को किस तरीके से भेजूं, प्रिज्म के किस सरफेस से भेजूं कि मेरी जो ये ब्लू लाइट है वो इधर आ जाए, येलो की जगह आ जाए मेरे को। मतलब कि हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। अगर इसको हम उल्टा कर दें, अगर ऐसा फॉर्म हो जाए मेरा विबग्योर, वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो यहां पे मेरा जो टॉप का जो थर्ड पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है मेरा ब्लू, है ना। और जो कि ये में हमें मांग रहा है द थर्ड कलर फ्रॉम दी टॉप, ये जो थर्ड कलर है मेरा टॉप से थर्ड कलर है वो क्या आ रहा है मेरा ब्लू। अब ब्लू ही होता है मेरा द कलर ऑफ द स्काई, बिल्कुल। तो बेसिकली में करना क्या है, इसमें से फिगर में से देख लेते हैं, सिंपल है बहुत। तो वो ठीक है, हाँ। तो बेसिकली प्रिज्म को उल्टा कर दो तो ये चीजें भी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, है ना। तो बिल्कुल मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है मेरा, ठीक है, सिंपल। और बी मेरा इसका मतलब सही है, बी ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। प्रिज्म को हमने रिवर्स कर दिया, इसकी शेप को मैंने पलट दिया। तो ठीक है, इसी के साथ देख रहे हो कि बहुत ही सिंपल हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है ना। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मेरा 20 सेक्शन बी आ गया, इसमें 25th है मेरा। तो इससे पिछला वाला फिजिक्स खत्म हुआ मेरा। अब आ जाते हैं 25th पे, जो कि है मेरे केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कुछ रिएक्शन दे रखी है मेरी। लाइमस्टोन को जब हमने हीट किया, लाइमस्टोन मतलब कि मेरा मार्बल होता है और उसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है मेरा CaCO3, और इसको क्या बोलते हैं हम केमिकल नेम में, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें पूछे, इसमें बोला हुआ है कि जो मार्बल को अगर हम हीट करेंगे तो मेरी CaO निकल के आएगी। आपको ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे हर चीज लिख रहा हूं। और प्लस CO2 गैस निकलेगी मेरी, ठीक है। और उसके बाद हमने मार्बल को हीट किया। अब कोई भी चीज हीट कब होती है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं वो चीज एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, है ना। जैसे मैंने मार्बल को गर्म किया तो मार्बल ने क्या किया, मेरी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे उसने एब्जॉर्ब किया वो टूट गई, मार्बल मेरा टूट गया। तो टूटने के बाद क्या हुआ, मेरा CO2 गैस इवॉल्व हो गया, मतलब निकल गया, प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड मेरा फॉर्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम, आपने सुना होगा चूना, भी सुना होगा इसको, है ना, चूना पत्थर। तो बिल्कुल ये वही है मेरा। अब इसके बाद देखो एक और स्टेप हुआ है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अभी देखो, अभी तक मार्बल जैसे ही टूटा, मार्बल अभी मेरा गर्म है, जैसे ही मैं उसमें पानी ऐड कर दूंगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा मेरा। एक और चीज यहाँ पे, जब यहां से यहां कन्वर्ट हुआ, ये मेरा हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें मेरा हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो ये हीटेड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि मैंने
अपने लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मार्बल को मैंने अपनी हीट दे दी और इसने मेरी हीट एक्सेप्ट भी कर ली, तो इसका मतलब है ये मेरा कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो गई, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने पानी ऐड कर दिया तो यहां पे मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। मतलब कि ये हीट रिलीज कर देगी, ऑब्वियसली हीट रिलीज करेगी ना। जैसे अगर आप लोहे को ले लो, लोहे को गर्म कर दो और जैसे आप उससे पानी डालोगे तो क्या होगी, मेरी भाप निकलेगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड गर्म थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। मतलब मेरी जो हीट है उसने रिलीज कर दी इन दी फॉर्म ऑफ वेपर, गैस के फॉर्म में उसने रिलीज कर दी। तो H2O मतलब वाटर, जो कि मैंने इसको दिया और उसके बाद मेरी स्लेक्ड लाइम फॉर्म हो गई और उसी स्लेक्ड लाइम को बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, जो कि मेरा चूना होता है। बेसिकली सुना है ना, पान में लगाते हैं चूना। यहाँ पे हमारे सचिन भैया जी वो खाते हैं, आज ही उन्होंने बताया। बधाई हो सचिन जी को, कमेंट्स में जोरदार लिख दिए, देखिए बधाई हो सचिन जी को, आप चूना खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया इंसान है वो भी। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अपना, कि बेसिकली इसमें ऑप्शन में पूछा क्या है। ये तो मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया कि एक्चुअली होता क्या है। अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ये मेरी स्टेप 1 थी जब मैंने इसको हीट दी, और ये मेरी स्टेप 2 थी जब मैंने इसको पानी दिया। तो इसमें एक ही बात बोल रहा है कि ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब पहली वाली जो है वो एंडोथर्मिक है, दूसरी वाली एक्सोथर्मिक है। मतलब सॉरी, इसमें बोला कि जो पहला रिएक्शन है ये वाला एंडोथर्मिक नहीं है और जो दूसरा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो है एंडोथर्मिक ही है और ये मेरा एक्सोथर्मिक ही है। तो हमें ढूंढना है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे टिक कहाँ लगा है। तो ये मेरा लगा है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है। और हमने देख लिया कि क्यों एंडोथर्मिक है और क्यों एक्सोथर्मिक है। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो ये आ जाते हैं हम 26 पे, और यहाँ पे मेरा ग्राफ दे रखा है पीएच वैल्यू के साथ। पीएच वैल्यू, और एक मिनट, रेन की पीएच वैल्यू, सॉरी पीएच वैल्यू इधर दे रखी है मेरी, ये थोड़ी ब्लर इमेज होगी, आपको दिख नहीं रही होगी। तो बेसिकली पीएच वैल्यू ये है मेरी, यहां से यहां तक 0 से लेके 6 तक है। कहां तक है, 6 तक है, 6.00। ये मेरी है पीएच वैल्यू। क्या है मेरी पीएच वैल्यू? और पीएच वैल्यू हमें पता है, जो पीएच स्केल होता है मेरा 0 से 14 तक होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और बीच में होता है मेरा 7 मतलब मेरा न्यूट्रल। जैसे कि वाटर, वो मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 0 से 7 के बीच मेरा होता है एसिडिक मीडियम। और 7 से 14 तक होता है, वो होता है मेरा बेसिक, जो मतलब मेरे बेस होते हैं सारे। जैसे साबुन हो गया, वो क्या है, मेरा बेस है। तो जिसकी भी पीएच वैल्यू, ये सारी क्या है 0 से 14 तक, ये मेरी है पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 हुई तो वो मेरी हुई एसिडिक, और पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में वो हो गई मेरी बेस। तो यहाँ पे इसको मिटा देते थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, रहने देते इसको। तो इसमें पूछा क्या कि इन विच ईयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट। देखो हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, और हाइड्रोजन आयन मेरा कब फॉर्म होता है, जब मेरा एसिडिक मीडियम हो। हाइड्रोजन आयन मेरा सिंपली मतलब एसिडिक होना चाहिए। जब कोई चीज एसिडिक होती है तभी मेरी हाइड्रोजन आयन फॉर्म होती है, मतलब H+ आयन, है ना, पढ़ा होगा H+ आयन। अब देख लेते इसमें एसिडिक कौन सी है। देखो हमने देख लिया कि 0 से 7 के बीच में मेरी एसिडिक वैल्यू होती है, मतलब 7 से नीचे ही होनी चाहिए। तो 0 से 6 तक मेरी सारी एसिडिक मीडियम वाली वैल्यू है। तो अब हमें बताना है कि किस ईयर में एसिडिक वैल्यू मेरी सबसे ज्यादा है, मतलब एसिडिसिटी ज्यादा है, मतलब कम होनी चाहिए एसिडिक वैल्यू।
तो जैसे कि यहाँ पे सबसे लो गई है मेरी 2002 में, जो कि मेरी पीएच वैल्यू है 1, है ना। जितनी ज्यादा कम नंबर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब नंबर अगर कम हुआ, जैसे हम इधर जा रहे हैं नंबर कम हो रहा है, प्लस एसिडिसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो वैसे ही 1 मतलब सबसे ज्यादा एसिडिसिटी इधर है। तो ये है मेरा पीएच ऑफ रेन। मतलब इस साल बेसिकली क्या हुआ था, एसिडिसिटी रेन हुई थी, मतलब एसिड रेन सुना होगा आपने। तो 2002 में मेरी एसिड रेन हुई थी, जो कि हार्मफुल रहती है हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए। उससे कैंसर भी हो जाता है, उससे बॉडी बहुत सारी, है ना, इफेक्ट आ जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर तेजाब का अगर आप हाथ में डाल लो तो, मत डालना, मजाक कर रहा हूं यार। तो बेसिकली 2002 है, तो 2002 मेरा ए ऑप्शन है करेक्ट। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे 27th पे। तो द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। तो इसमें देखो मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है। मेटल प्लस एसिड जब मेरा रिएक्ट होता है तो एक चीज जो लिबरेट करती है वो होती है मेरी हाइड्रोजन गैस। और ये मैंने सिर्फ क्यों लिख रखा है कि इसमें ज्यादातर वही होने वाला है, ठीक है। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। आ जाते हैं, अगर देखते हैं अभी। व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। तो इसमें सब में देख रहे होगे कि जो मेटल्स है, ये सारे क्या है मेरे मेटल्स है। जिंक मेरा मेटल है, मैग्नीशियम मेरा मेटल है, फेरस मेरा मेटल है, और कॉपर भी मेरा मेटल है। Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Mg मतलब मैग्नीशियम, Fe मतलब फेरस, और Cu मतलब कॉपर। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे सारे रिएक्शन दिख रहे हैं आपको, है ना। लेकिन इसमें आप देख सकते हो जो Mg वाला है ना, जो Mg वाला है वो स्लाइटली फ्लो कर रहा है सबके कंपैरिजन में। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो Mg फ्लो कर रहा है, बाकी सारे जो हमारे आयरन्स है, बाकी सारे जो मेटल्स है वो फ्लो क्यों नहीं कर रहे, वो नीचे सेटल डाउन क्यों हो गए। तो इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। और यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन में देखोगे अगर आप, Mg इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, नहीं। अच्छा, इसका रिएक्शन देख लेते हैं पहले एक बार। अगर मैं मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दूं तो बेसिकली मेरा क्या होगा, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और मेरा यहाँ पे MgCl फॉर्म हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मेरी लिबरेट कर जाएगी। लिबरेट मतलब कि निकलेगी मेरी। और यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लो कि ये बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे मेरी अभी बैलेंस नहीं है। अब मेरी जाके जो रिएक्शन है वो मेरी बैलेंस हो गई, ठीक है। 2 Mg के एटम, 2 Mg के एटम, क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मेरी लिबरेट करेगी, जो कि मेरे Mg को फ्लोट कराने में हेल्प करेगी। तो इसलिए मेरा यहाँ पे Mg फ्लोट हो रहा है। और Mg रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस, विच, इसको देख लेते हैं। Mg रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस N2 गैस। कैसे फॉर्म होगी, N2 की तो बात ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। Mg रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस CO2 गैस, ये भी नहीं होगी। CO2 भी मेरी कहाँ ही फॉर्म हो रही है ना। तो बेसिकली इन सब के लिए आपको रिएक्शंस याद होने बहुत जरूरी है। तो वो हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करने वाले हैं इस चीज को। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सही ऑप्शन पे टिक मारते हैं, जो कि है मेरा बी ऑप्शन। तो चलिए भैया इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं खटाखट। तो 28 दो मेरा क्वेश्चन है, जो कि हमारे यहाँ पे टेबल दे रखा है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ 4 सब्सटेंसेस A, B, C एंड D। तो यहाँ पे मेरे 4 सब्सटेंसेस है जिनके मैंने मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, इसकी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी सबसे कम है ना। A की सबसे कम है और C की सबसे ज्यादा है। उससे हमें लेना देना नहीं, अभी देखोगे क्यों नहीं हमें लेना देना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरी तब होती है जब मेरे आयंस रिलीज करते हैं कोई भी चीज। देखो
सॉलिड में ना मेरे आयंस रिलीज नहीं होते, तो ये मेरा क्या हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सबसे कम होगी, पुअर होगी। तो ये मेरा सही है ऑप्शन। तो इसका मतलब इन तीनों में से मेरा ऑप्शन कोई एक सही है, बी, सी और डी में से। लिक्विड या फिर एक्वस में मेरा अच्छा ही होता है कंडक्टिविटी, क्योंकि वो आयंस इजीली है ना फ्लो करा देते हैं, इजीली रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये ऑप्शन हट गया मेरा, तो बेसिकली मेरे बी और सी में से है सही, मतलब दोनों ही सही है वैसे, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी अच्छा रोल निभाएंगे। तो हमने बी ऑप्शन को टिक लगाया, बी एंड सी वाला। तो सॉलिड में मेरी पुअर कंडक्टिविटी रहेगी और लिक्विड में मेरी ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगी, क्योंकि सॉलिड में मेरे आयंस इतनी इजीली नहीं निकल पाएंगे, रिलीज नहीं हो पाएंगे, और जो लिक्विड है वो अच्छे से रिलीज कर देगा, तो उसकी वजह से मेरी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है लिक्विड में। अब देख लेते हैं हम 29 पे। तो हमारे विनय भैया है, ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ अ कड़ी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड। अच्छा, सोप की बात हो रही है, सोप मेरा क्या है, जो एसिड है या बेस है, तो ये मेरा होता है बहुत ही तगड़ा बेस, जो कि मेरा सोप है, ये क्या है मेरा बेस, बेसिक इन नेचर होता है बेसिकली, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जैसे ही मैंने अपने शर्ट को धो दिया, अब इस पे शर्ट पे क्या लगा हुआ था मेरा, कड़ी लगी हुई थी, बेसिकली जो मसाले होते हैं हमारे स्पाइसेस होते हैं वो लगी हुई थी, लेकिन जैसे मैंने इसको धो दिया तो मेरा जो कलर है वो येलो से विथ प्लेंटी ऑफ वाटर स्क्रब्ड ऑन इट बट इट टर्न, सॉरी, व्हाइट टी शर्ट येलो में कन्वर्ट हो गई जैसे मैंने उसको धो दिया, मतलब रेडिश ब्राउन थी वो येलो में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली जो टर्मरिक है वो मेरा है एक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, मेरा नेचुरल इंडिकेटर जैसे वो होता है ना अपना पीएच स्केल वाली हो गई बात है ना, तो वैसे ही ये मेरा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। सोप होता है मेरा बेसिक इन नेचर, तो 2 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिए एक तो इसमें देख लो 2 ऑप्शन वाले कौन से सही है, ए बी है, बी भी है एंड डी भी है, तो इस तरीके से सी मेरा एलिमिनेट हो गया। ए बी डी में से आप देखते हैं कि सही कौन सा है मेरा, टर्मरिक इन नेचुरल कंडक्टर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ की बात देखोगे तो फोर्थ में एसिड की बात हो रही है, तो एसिडिक की बात होगी नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि जो सोप होता है वो होता है मेरा बेस, तो ये भी मेरा रिजेक्ट हो गया फोर्थ वाला, तो सेकंड एंड थर्ड ही बचते हैं, और सेकंड एंड थर्ड वाला कौन सा है मेरा, बी ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और इसके बाद इस कहानी को हम यहीं पे खत्म करेंगे। चलिए फिर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो, किसमें ग्लो करेगा मेरा बल्ब, इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारे थोड़े डायग्राम्स है, और पहले डायग्राम पे आ जाते हैं एक बार। तो इसमें हमारे कुछ चीजें दे रखी है, पहली चीज बल्ब है, दूसरी चीज स्विच है। अब इस स्विच को देखना, ये मेरी है क्लोज्ड स्विच, यहाँ पे डॉट लग रखा है, इसका मतलब क्लोज्ड है, इसका मतलब करंट मेरा फ्लो करेगा। और दूसरी है मेरी 6 वोल्ट की बैटरी है, और तीसरी चीज बीकर है, और दूसरी चीज मतलब नेल है, एक तो आयरन नेल, और एक और चीज इसमें जो लिक्विड है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, ये है मेरी डाइल्यूट HCl, और इसमें रबर कॉर्क लग रखा है, मतलब जिसके ऊपर जो मेरी नेल्स है वो सेट हो रखी है, फिक्स्ड हो रखी है। इसमें डाइल्यूट HCl को हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा बाद में, पहले बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें हम, तो यहाँ पे सारी चीजें सेम है। अच्छा, इन सारी ऑप्शंस में एक एक चीज का फर्क है बस, जो मेरा सॉल्यूशन है वो हर बार चेंज हो रहा है, पहले में डाइल्यूट HCl था, दूसरे में मेरा शुगर सॉल्यूशन है, तीसरे में मेरा अल्कोहल है, और चौथे में मेरा लाइम वाटर है। तो बेसिकली यहाँ पे बल्ब ग्लो होने का मतलब है कि मेरा कौन सा सॉल्यूशन इस नेल से इस नेल तक करंट फ्लो करा देगा, बेसिकली ये है मेरा कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करा देगा, कौन सा सोल्यूशन होगा। तो पहले शुगर सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन मतलब आप सबको पता है कि जो प्लांट्स या फिर ग्लूकोज ले लो, है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो बेसिकली ये होता है मेरा कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये मेरे आयंस रिलीज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से मेरा ये जो
सॉल्यूशन है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करा पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। जो तीसरा है मेरा वो है अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, C2H5OH, है ना। तो अल्कोहल तो सबको पता ही होगा, है ना आजकल। तो बेसिकली अल्कोहल भी क्या है, मेरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये भी मेरा जो आयन है वो रिलीज नहीं करेगा, तो उसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करवा पाएगा। तो अब चलते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ है मेरा लाइम वाटर। तो इसका फॉर्मूला रहता है मेरा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca के 2 आयंस फॉर्म होंगे, है ना। तो ये मेरी बेसिकली आयंस को रिलीज करेगा, तो जिसकी वजह से करंट मेरा फ्लो होगा इसमें से। तो एक चीज देख ली हमने कि एक तो 4 ऑप्शन मेरा सही है, और सेकंड एंड थर्ड मेरे रिलीज नहीं करेंगे आयंस, तो वो भी कंडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। और बचा मेरा फर्स्ट डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। तो ये भी मेरा H+ आयन रिलीज करेगा और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, तो उसकी वजह से ये भी आयन रिलीज करेंगे और कंडक्टिविटी हो जाएगी मेरी। तो मेरे कुल मिलाकर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि है मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ को देख लेते, कौन सा ऑप्शन है मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ, जो कि है मेरा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को हम टिक लगाते हैं और यहाँ पे अपनी कहानी खत्म करते हैं, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ बने रहिए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। और यहाँ पे हमारे कपिल सर भी जोश दे रहे हैं हमें पीछे से, और यहाँ पे निहाल सर भी आते हुए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस। चलिए।